नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा विशेष कार्यक्रम सत्ता का महासंग्राम में। मैं हूं आपके साथ पारुल। सत्ता का महासंग्राम में आज हमारा मुद्दा है बड़ा पेड़ बाकी ढेर। जी हां, वंशवाद को लेकर भले ही राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगाते आए हों, लेकिन जब अपनी ही सुरक्षित सीट की बात आती है तो इन नेताओं के अलावा बीजेपी कांग्रेस को दूसरा चेहरा समझ नहीं आता। इसकी वजह साफ है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों के बड़े नेताओं ने अपनी सीट पर सेकंड लाइन के नेताओं को पनपने ही नहीं दिया। बीजेपी कांग्रेस में ऐसे तमाम उदाहरण इस चुनाव में देखने को भी मिल रहे हैं। दोनों दलों के पास आज ऐसे कोई चेहरे नहीं हैं जो उनकी सीटों को संभाल सके। अगर दूसरे नेताओं को मौका दिया होता तो आज ये स्थिति शायद नहीं होती। आज हम सत्ता के महासंग्राम में इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ पॉइंट्स जिससे हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, उन पॉइंट्स पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कांग्रेस की, पहले बीजेपी की बात कर लेते हैं। तो शिवराज सिंह चौहान या उनका परिवार विदिशा सीट से चुनाव नहीं लड़े तो वहां कोई भी ऐसा स्थानीय नेता नहीं है जो जीतने की स्थिति में हो। ग्वालियर और मुरैना में एक दो नेताओं को छोड़ दे तो कोई भी स्थानीय नेता चुनाव नहीं जीत सकता। ऐसी वहां के जो समीकरण बनते बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं वो बता रहे हैं। अगर बात करें नरोत्तम मिश्रा की, तो नरोत्तम मिश्रा के अलावा दतिया से कोई भी स्थानीय नेता चुनाव लड़ने की दावेदारी नहीं कर पा रहा है। वहीं अगर अब हम बात करें कांग्रेस की, तो ग्वालियर में सिंधिया परिवार ने अपने अलावा किसी भी स्थानीय नेता को पनपने ही नहीं दिया। ये बड़ी मिस्टेक उनकी कही जा सकती है, जो उनकी जगह पर अब किसी और को उतारा नहीं जा सकता। वही बड़े फेसेस हैं। लंबी फहरिस्त कांग्रेस के पास है, जिसको लेकर हम बात कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया कि गुना ग्वालियर की अगर हम बात करें तो सिंधिया परिवार ने यहां अपने परिवार के अलावा किसी को पनपने नहीं दिया। तो अब सिंधिया परिवार के अलावा कोई और नेता वहां मास्टर स्ट्रोक का काम नहीं कर सकता। झाबुआ रतलाम संसदीय क्षेत्र में कांतिलाल भूरिया के अलावा कांग्रेस के पास कोई जिताऊ फेस नहीं है, चेहरा नहीं है। खंडवा लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो खंडवा लोकसभा सीट जहां अरुण यादव पर बाहरी होने का तमगा लग रहा है, अरुण यादव के अलावा कांग्रेस के पास नंद कुमार सिंह चौहान को टक्कर देने के लिए कोई चेहरा फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा। छिंदवाड़ा की बात भी करेंगे, कोई फेस फिलहाल नंद कुमार सिंह चौहान को टक्कर देता हुआ कांग्रेस में खंडवा लोकसभा क्षेत्र से नजर नहीं आ रहा है कांग्रेस को। छिंदवाड़ा की बात करें तो कमलनाथ और उनके परिवार के अलावा कोई भी स्थानीय नेता चुनाव लड़ने के लिए आगे नहीं आता है। सीधी में भी कुछ यही हाल है। परिवार के अलावा कांग्रेस के पास कोई जिताऊ फेस फिलहाल तो नहीं है। और इस मामले पर नेता क्या कहते हैं वो भी आपको सुनवाएंगे। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो आज सत्ता का महासंग्राम में जिनको लेकर हम बात करने की कोशिश करेंगे कि ऐसी कुछ सीटें हैं जहां वंशवाद मजबूरी हो जाता है, क्योंकि उनके अलावा कोई बड़े फेसेस उस जगह पर उतना काम नहीं कर पाएंगे जितना उस परिवार से जुड़े हुए लोग कर पाएंगे। नेता क्या कुछ कह रहे हैं, बीजेपी कांग्रेस की तरफ से इस मुद्दे पर क्या कहना है, सुनिए। देखिए, बात भारतीय जनता पार्टी की सीट सुरक्षित रखने की नहीं है। बात जो है कांग्रेस में पनप रही असुरक्षा की भावना की है। कांग्रेस इस तरह की बातें खूब फैलाए, ढेर सारी फैलाए, लेकिन इस बात को ध्यान रख ले कि भारतीय जनता पार्टी में न कार्यकर्ताओं की कमी है, न नेतृत्व की कमी है। भारतवर्ष में एकमात्र पार्टी ऐसी जिसमें जिस कार्यकर्ता को जहां से लाया जाता है वो चुनाव जीत कर आता है, क्योंकि संगठन काम करता है। कमल का फूल हमारा प्रत्याशी होता है। रही बात इंदौर, विदिशा और भोपाल जैसे क्षेत्रों की, तो ये बात सही है कि यहां पर वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को हमेशा मौके मिलते आए हैं, लेकिन कभी बाहर से कोई नेतृत्व आया हो या भोपाल से कोई लड़ा हो, हमेशा ही उसने चुनाव जीता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस की बड़ी विनम्र सलाह है कि जिनके घर शीशे के होते वो दूसरों के पत्थर नहीं फेंकते। भारतीय जनता पार्टी अपनी सेकंड लाइन की बातचीत करे। भारतीय जनता पार्टी इस बात का उत्तर दे कि नरेंद्र सिंह तोमर क्यों डर के मारे कभी ग्वालियर से भोपाल की बात करते हैं, भोपाल दिग्विजय सिंह जी का नाम आता है डर के मारे मुरैना पहुंच जाते हैं। कांग्रेस पार्टी का सिद्धांत बहुत स्पष्ट है, जो विनेबल कैंडिडेट है, जो जीतने योग्य प्रत्याशी है और जिसके बारे में कांग्रेस संगठन ने अपनी राय दी, जिसके बारे में सर्वे पक्ष में है, उसके आधार पर कांग्रेस पार्टी निर्णय करेगी। वो थर्ड लाइन का हो, फोर्थ लाइन का हो, सेकंड लाइन का, ये मायने नहीं रखता। उसके प्रति कार्यकर्ताओं की क्या राय है और उसकी जीतने की कितनी क्षमता और योग्यता, ये महत्वपूर्ण। तो ये तो साफ है
कि जिन जगहों पर बड़े नेताओं का नाम चलता है, यानी उनके नाम से ही मतदाता खींचा चला आता है, वहां छोटा फेस यानी कोई और कार्यकर्ता काम नहीं करेगा। और शायद यही वजह है कि छोटा फेस यानी कि छोटा कार्यकर्ता हमेशा पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और इस बात को और इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे, समझ लेते हैं इन मुद्दों में कितना दम है। नेक्स्ट स्टूडियो की तरफ रुख कर लेते हैं, जहां से हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर सोमदत्त शास्त्री जी जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज वर्मा जी हैं और न्यूज एडिटर जुबैर कुरैशी जी हैं। सबसे पहले शुरुआत शास्त्री जी मैं आपसे ही करना चाहूंगी। जो फैक्टर्स हैं, कहा यह जाता है जिस जगह पर जिसका नाम है उसी को ही आगे बढ़ाया जाए, यानी गुना ग्वालियर में सिंधिया, छिंदवाड़ा में कमलनाथ और सीधी की बात करें तो यहां से भी अजय सिंह का नाम है। और इनके अलावा अगर किसी और को उतार दिया जाए तो भारी हार के चांसेस इन पार्टियों को हो सकते हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों में ही ऐसी सीटें हैं। अगर मैं गुना ग्वालियर की बात करूं तो क्या लगता है, अगर सिंधिया नाम हटा दिया जाए तो कोई चेहरा आपको लगता है, इतना अनुभव है आपका, इतना साल आपने जर्नलिज्म को दिया है, तो ऐसा कोई नाम है जिसको हम आगे रख सके? देखिए, चेहरे तो बहुत सारे हो सकते हैं और चेहरों को आजमाने की कोशिश भी होनी चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि जो प्रभुत्व जमाए हुए लोग हैं राजनीति में, वो अभी अपना प्रभुत्व छोड़ना नहीं चाहते। जैसे आपने अभी जिक्र किया सिंधिया परिवार का, और बहुत अच्छी बात कही आपने कि पिछले 3 पीढ़ियों से वो बाकायदा वहाँ पे अपना प्रभुत्व जमाए हुए हैं और वो छोड़ने को तैयार नहीं है। वो पूरा इलाका जो है, ग्वालियर है, गुना है, शिवपुरी है और आसपास के क्षेत्र में उनकी माने एक तरह से अभी अपनी सियासत चलती है और अभी भी ऐसा लगता है कि जैसे उनकी राजशाही बरकरार है। तो कोई आज़ादी के कोई मायने निकले हों ऐसा लगता तो नहीं, और ऐसा लगता है कि जैसे ये एक नए तरह के राजा महाराजा बन गए हों और इनके लिए चुनाव जीतना एक खेल सा हो गया हो और लगातार वो एक के बाद एक इस तरह की कोशिशें करते हैं कि उनके परिवार के हाथ से कोई सीट न छूट पाए और राजनीति में उनका वर्चस्व बना रहे। पारुल जी बिल्कुल, लेकिन सर इसका खामियाजा छोटे कार्यकर्ता भुगतते हैं। ये दोनों ही पार्टियों में यही हाल है। जो कार्यकर्ता मेहनत कर रहा है, लड़ भी रहा है या धमका भी रहा है निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन उसे पार्टी उतनी पूछ परख नहीं देती। जो तमगा वहां के क्षेत्र में लगा हुआ है, अगर गुना ग्वालियर में सिंधिया का है तो सिंधिया परिवार को टिकट देना जरूरी हो जाता है पार्टी के लिए, क्योंकि बड़े कद के नेता हैं। छिंदवाड़ा की बात करें तो अगर कमलनाथ की बात को टाल दिया तो बहुत ही ज्यादा मजबूरी हो जाएगी। ये हाल दोनों ही पार्टियों का है, तो छोटे कार्यकर्ता का क्या, हमेशा वही चला जाता है। देखिए पारुल जी, ऐसा है, आपकी चिंता बहुत वाजिब है। दरअसल में क्या है, पिछले वर्षों में चुनाव एक ऐसा खतरनाक खेल हो गया कि जिसमें करोड़ों रुपए की जरूरत पड़ती है। तो छोटा कार्यकर्ता तो इसके बारे में लड़ना तो दूर की बात है, उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। आज एक लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए 5 से 7 करोड़ रुपए चाहिए होते हैं। बिल्कुल। तो 5 से 7 करोड़ खर्च करने की क्षमता किस आदमी में है? जो उसी में हो सकती है जो उसका लाभ लेना चाहता हो, दूरगामी सोच हो जिसकी, और वो एक कारोबार के रूप में उसको करना चाह रहा हो। ये कोई राजनीति जनसेवा का माध्यम मात्र रह गई हो, ऐसा लगता नहीं है। और इसीलिए ये इसमें वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, जो परिवार हैं उनका या कोई कारोबारी हैं उनका, या और भी जो दूसरे तरह के लोग हैं जो राजशाहियाँ हैं पुरानी उनका। ये एक नए तरह की परेशानी है। पारू जी बिल्कुल। मनोज सर, आप किस तरह से देखते हैं? शिवराज जी की बात करें या शिवराज जी की पत्नी का भी नाम चल रहा था, साधना जी का, विदिशा सीट से, तो कोई बड़ा नेता उस जगह पर अगर उतरता है तो जाहिर सी बात है कांग्रेस की तरफ से फाइट करने के लिए कोई बड़ा नेता ऐसा अगर इस सीट पर है तो बीजेपी की तरफ से कौन होगा? यही 2 फेसेस हैं और कोई चेहरा है क्या बीजेपी के पास जो विदिशा सीट से उतारे? देखिए, अगर विदिशा की हम बात करें तो वहाँ पूर्व प्रधानमंत्री जो अटल बिहारी वाजपेयी वो चुनाव लड़ चुके हैं। जो मीडिया मुगल माने जाते थे रामनाथ गोयन का, या सुषमा स्वराज दिल्ली से आई 2 चुनाव लड़ चुकी है। तो बीजेपी ने स्थानीय अगर नेतृत्व की बात करें तो इसके बाद फिर शिवराज सिंह चौहान का ही चेहरा नजर आता है कि या तो कोई आयातित प्रत्याशी हो या तो शिवराज सिंह चौहान या उनकी पत्नी हो। यही स्थिति भोपाल की अगर हम बात करें कि बीजेपी लगातार चेहरे बदलती रही है, लेकिन अब जबकि दिग्विजय सिंह यहाँ चुनाव लड़ने आ गए हैं तो सेकंड लीडरशिप कौन होगी, कौन उनको टक्कर दे सकता है? इंदौर में सुमित्रा महाजन की अगर हम बात करें, लगातार वो चुनाव लड़ती रही हैं। या विधानसभा में हम देखें तो कैलाश विजयवर्गीय, उनको हटाया तो उनके बेटे मैदान में आ गए हैं। मालिनी गौड़ के पति मंत्री रहे हैं लक्ष्मण सिंह गौड़, दुर्घटना में मौत हुई। मालिनी गौड़ विधायक भी हैं, साथ साथ महापौर भी है, यानी कि पार्टी अभी भी 2 पद उनको दिए हुए हैं। जबकि या तो महापौर का पद किसी कार्यकर्ता को दे सकती थी या विधायक ही किसी कार्यकर्ता को दे सकती थी, और अब लोकसभा के लिए भी उनका नाम चल रहा है। यानी एक ही जिताऊ उम्मीदवार उनको महापौर के रूप में वही दिखता है, विधायक के रूप में वही दिखता है और सांसद के रूप में भी। हम बात करें देवास की, तुकोजी राव पवार लगातार जीतते रहे, उनका निधन होता है तो उनकी पत्नी को उम्मीदवारी मिल जाती है, क्योंकि बेटा दावेदार रहता है लेकिन बेटे के खिलाफ आपराधिक
मामले दर्ज हैं। और ये वो सारे नेता हैं जिनको इनके पहले के जो बड़े नेता थे, चाहे वो प्यारेलाल खंडेलवाल हो, चाहे कुशवाहा ठाकरे हो, या कांग्रेस की बात करें कि अर्जुन सिंह हो, या तमाम बड़े नेता हों, जिन्होंने सेकंड लीडरशिप को आगे बढ़ावा दिया, एक सेकंड लीडरशिप स्थापित की। लेकिन ये जो सेकंड लीडरशिप है जो कि पहली लीडरशिप में तब्दील हो गई है, वो सेकंड लीडरशिप को पनपने नहीं देना चाहते। यानी जिस सीढ़ी से वो ऊपर गए हैं उसके नीचे के पाए वो काटते जा रहे हैं ताकि कोई और ऊपर उस ऊंचाई पर ना आ सके। बिल्कुल। जुबैर सर, आप क्या कहेंगे? छोटे कार्यकर्ताओं को उभरने का मौका दोनों ही पार्टियों की तरफ से नहीं दिया गया। शायद यही बात है कि अब कोई बड़ा नाम उनके क्षेत्र से नहीं मिल रहा है जिस क्षेत्र पर उनका तमगा लगा हुआ है। यही हाल शिवराज जी की सीट के लिए अगर विदिशा की बात करें तो यहाँ पर भी यही हाल है, छिंदवाड़ा में भी यही हाल है, और अगर सीधी की बात करें तो यही हाल है। खंडवा में नंद कुमार सिंह चौहान के सामने कांग्रेस के पास कौन सा बड़ा फेस हो सकता है जो टक्कर दे? अगर वहां के किसी कार्यकर्ता को उभरने दिया होता तो शायद ये नौबत नहीं आती। बिल्कुल, देखिए पारुल, पिछले 15 साल से जब मध्य प्रदेश में भाजपा का शासन था और भाजपा की जो 15 साल बाद सत्ता से जो हटी है उसका मेन कारण भी यही है, मुख्य वजह भी यही है कि जो 15 साल पहले भाजपा के 20 साल का कार्यकर्ता था वो 15 साल बाद 35 साल का हो गया, और जो 35 साल का कार्यकर्ता था वो 50 साल का हो गया, जो 50 साल का था वो 65 साल का हो गया। इनको मौका नहीं मिला। तो जो अंदरूनी जो नाराजगी थी कार्यकर्ताओं में, जो गुस्सा था, वही भारतीय जनता पार्टी की इस बार मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में हार की वजह बन। अब बात कर रहे हैं हम कांग्रेस की, तो कांग्रेस से छिंदवाड़ा से कमलनाथ लगातार 9 बार से सांसद रहे। बीच में जब एक मौका आया था, हवाला कांड हुआ था, उसमें जब इनका टिकट नहीं मिला था कमलनाथ ने, तो उनकी पत्नी अलकानाथ वहाँ से सांसद का चुनाव लड़ी थी और अलकानाथ सांसद बनी थी। जब उनका मामला निपटा तो वापस कमलनाथ ने उपचुनाव करा के वहाँ से फिर से सांसद बन गए। इसी तरह हम ग्वालियर की बात कर रहे हैं तो ग्वालियर से पहले विजय राजे सिंधिया कांग्रेस से उम्मीदवार रही हैं, पहली बार विजय राजे सिंधिया कांग्रेस के टिकट पर वहाँ से ग्वालियर से सांसद बनी। उसके बाद जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी तो माधवराव सिंधिया लगातार 4 बार ग्वालियर से सांसद रहे। अब उसकी गुना से सांसद हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो अपनी पत्नी प्रियदर्शनी को वहाँ से ग्वालियर से प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने आकाश विजयवर्गीय की बात कही है, कांतिलाल भूरिया की बात कर ले तो उनके बेटे विक्रांत भूरिया ने अभी झाबुआ से चुनाव लड़ा था, हालांकि वो हार गए थे। राकेश सिंह, भूपेंद्र सिंह अपनी पत्नी को आगे बढ़ा रहे हैं। जो नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव वो अपने बेटे को आकाश को आगे बढ़ा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये जो सर ने बात कही है, सोमदत्त शास्त्री सर ने बात कही है कि जो चुनाव होता है इतना महंगा हो गया है। अब चुनाव चाहे विधानसभा का चुनाव और छोटा सा चुनाव की भी बात करें, पार्षद की चुनाव की बात करें तो आराम से 10, 15, 20 लाख रुपए आराम से पार्षद के चुनाव में भी खर्च हो जाते हैं। फिर लोकसभा की चुनाव की बात करें तो करोड़ों, विधानसभा की चुनाव की बात करें तो करोड़ों। तो आज इतने सक्षम नहीं है दूसरे कार्यकर्ता, क्योंकि ना तो उनके पास जो पार्टी के काम करने के चक्कर में वो उनके पास ना कोई बिजनेस रहता है, कोई ना जॉब रहती है। तो आखिर सवाल ये उठता है कि अगर उनको टिकट भी मिल जाए तो वो चुनाव मैनेजमेंट करेंगे कैसे और लड़ेंगे कैसे। तो यही दूसरी बात है कि एक तो आपने जो कहा कि सेकंड लाइन बनने नहीं दी, दूसरी चीज़ जो शास्त्री सर ने कहा कि पैसे की जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो उसकी वजह से भी दूसरे जो नीचे के कार्यकर्ता होते हैं, जो आम कार्यकर्ता होते हैं, वो टिकट मांगने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल। लेकिन शास्त्री सर, बड़ा ये विषय जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि मैं राजनेता तो मेरा बेटा भी राजनेता। भार्गव जी ने कहा कि अगर बेटा सेवा करता है तो उसे राजनीति करने का हक क्यों नहीं है? क्या वो चाय का ठेला लगाएगा वगैरह वगैरह, जो भी तरह की बातें उन्होंने कही। बड़ा सवाल ये कि आप सिर्फ अपने वंश को आगे बढ़ाना चाहते हैं राजनीति में, आपको वो कार्यकर्ता नहीं दिखता जिसकी वजह से, जिसकी बदौलत आप पहुंचे हैं। शायद यही वजह है कि दल बदल की राजनीति भी हमें देखनी पड़ रही है, पार्टियां बदल रहे हैं या तो धमकियां दे रहे हैं। हीरालाल अलावा भी अब पार्टी में आने के बाद उनकी महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ गई है कि उनके लोगों को आगे बढ़ाया जाए। एक बात है पारुल, एक बात और बोलना चाह रहा था मैं कि अभी जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, अगर हम उस सरकार पर भी अगर नजर डाले जाए तो दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, जो जयवर्धन सिंह 2 बार के विधायक रहे, उनको मुख्यमंत्री बनवा दिया गया, जबकि 3-3, 4-4 बार के जो आम विधायक है वो उनको मंत्री पद से नवाजा नहीं गया। सचिन यादव की बात करें तो 2 बार से मुख्य विधायक है और उनके पिताश्री जो मुख्यमंत्री रहे सुभाष यादव, भाई अरुण यादव सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे। तो इसके मतलब जो मंत्री प्रियदर्शनी की बात करें या कमलेश्वर की बात करें तो इनके सबके पिता कहीं ना कहीं मंत्री और मुख्यमंत्री रहे।
वहीं अगर जो अब अभी वर्तमान में देखेंगे ऐसे कई विधायक है जो 4-4, 5-5 बार से 6-6 बार से विधायक है, लेकिन उनको मंत्री पद से याद आ रहा नहीं है कि जब हम इलेक्शन देख रहे थे विधानसभा के समय पर, कुछ लोगों ने फॉर्म भरा था और उनमें से कुछ लोग ऐसे इंटरेस्टिंग भी थे जो कॉइन्स लेकर आए थे, चिल्लर लेकर आए थे शास्त्री सर फॉर्म भरने के लिए, यानी उनकी इच्छा थी और उन्होंने उसके लिए अपना फंड भी तैयार किया। हालांकि वो बात अलग है कि वो कार्यकर्ताओं को खिला पिला नहीं सकते, कार्यकर्ताओं का झुंड इकट्ठा नहीं कर सकते, क्योंकि एक जो सोच बन गई है कि नेताओं को जिनको बुलाना है वो सिर्फ नेता के नहीं होते हैं, नेता के आसपास जो लोग होते हैं उनसे भी जुड़े हुए होते हैं। कई फंक्शन या कई प्रोग्राम भी जो सरकार करती है उसमें भी देखा कि कार्यकर्ता पहुंचते हैं लेकिन आरोप ये लगाते हैं कि हमारी पार्टी ने हमारे लिए खाने पीने का इंतजाम नहीं किया, तो ये भी एक पॉइंट जुड़ जाता है। देखिए पारुल जी, अभी आपने जिक्र किया कि परिवार किस तरह से कब्जा किए हुए हैं, तो आप सिंधिया परिवार का जैसे उदाहरण लेते हैं अपन, तो पिछली 3 पीढ़ियों का आप देखिए कि दोनों पार्टियों के अंदर उनका वर्चस्व बना हुआ है। वो बीजेपी में भी है, कांग्रेस में भी है, सरकार में लगातार बने हुए हैं। वो माने वो सरकार से हटते नहीं हैं, चाहे उनका कोई भी एक सदस्य लगातार सरकार में रहता है। और बड़ी मजे की बात यह है कि वो आपस में एक दूसरे के खिलाफ कभी चुनाव नहीं लड़ते। उनकी माताश्री के जमाने से लेके आज माने समझ लीजिए अब आर्यमन का जमाना आने को आया, लेकिन वो कभी भी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए या एक दूसरे के आमने सामने चुनाव में खड़े होने के लिए तैयार नहीं। पार्टियां अलग अलग हैं दोनों की, क्षेत्र भी एक है, लेकिन वो आपस में एक दूसरे से लड़ाई करने के बजाय क्षेत्र बदल के चुनाव लड़ते हैं। तो ये जो बहुत प्रवृत्ति है माने चकमा देने की, ये एक बढ़ती हुई बीमारी बन चुकी है राजनीतिक पार्टियों की। और उसमें जो छोटा कार्यकर्ता है और जो आम आदमी है वो बहुत बुरी तरह से पिस रहा है। उसको इन सब चीज़ों का एहसास नहीं है कि उसके साथ किस तरह के खेल तमाशे किए जा रहे हैं। पारुल जी बिल्कुल मनोज सर, इस चुनाव में अगर कार्यकर्ताओं की हम बात कर रहे हैं, छोटे कार्यकर्ता बहुत ज्यादा समझदार नहीं है, वो एक पार्टी की तरफ ज्यादा रुख करते हैं या फिर नेता के नाम की तरफ ज्यादा रुख करते हैं। उन्हें आम जनता के मुद्दों से या फिर जो घोषणाएं हो रही हैं, तमाम राहुल गांधी भी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कुछ मुद्दों को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे मतलब नहीं होता। क्या लगता है कुछ सीटें मध्य प्रदेश में ऐसी हैं जो इसी मामले में डिपेंड करती हैं कि कार्यकर्ता के लिए नेता कौन होना चाहिए या पार्टी कौन होना चाहिए? निश्चित रूप से कई सारी सीटें ऐसी जैसे हम देखते हैं कि कई दशकों से किसी एक पार्टी विशेष का कब्जा है, चाहे वो भोपाल हो, इंदौर हो, भिंड हो, सागर हो, या कांग्रेस के हिसाब से देखें तो झाबुआ है, गुना शिवपुरी है या छिंदवाड़ा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर छोटा चुनाव है या मान लीजिए विधानसभा का चुनाव है, वहां अगर आप परिवार के किसी सदस्य को टिकट दिलाते हैं तो एक समझ में आता है कि चलिए मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो 230 विधानसभाएं, लोकसभा में केवल 29 हैं। उनमें से भी 3 या 4 तो ऐसी हैं कि सिंधिया परिवार हो गए, दिग्विजय सिंह हो गए, कमलनाथ हो गए या भूरिया हो गए। अब बस्ती 25 सीट है, उस 25 सीट में भी बाला बच्चन मंत्री हैं, उनको अपनी पत्नी को सांसद का चुनाव लड़वाना है। कविता सिंह को खजुराहो से टिकट मिल गया, उनके पति जो है विधायक हैं। सज्जन सिंह वर्मा मंत्री हैं, उनको अपने बेटे के लिए टिकट चाहिए। इसी तरह अगर हम बात करें कि लक्ष्मण सिंह और जयवर्धन सिंह चाचा भतीजे दोनों विधायक हैं, प्रियव्रत सिंह रिश्तेदार हैं, एक सरकार में 2 मंत्री हैं, 1 विधायक है, और उनके जो परिवार के जो सबसे बड़े सदस्य हैं दिग्विजय सिंह, वो लोकसभा चुनाव में मैदान में है। तो अगर आप 25 कैंडिडेट भी क्या या 29 कैंडिडेट क्या आपको सक्षम नहीं मिल सकते हैं, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, आपके ही परिवार का क्यों, क्या आपका दायित्व नहीं बनता है कि अगर शिवराज सिंह चौहान बुधनी से विधायक हैं तो वो किसी और चेहरे की गारंटी लें कि इस नए चेहरे पर दाव लगाइए, इसको मैं विदिशा से चुनाव जितवाऊंगा या मैं इसको भोपाल से चुनाव जितवाऊंगा। क्यों ऐसा होता है कि गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया जीतते हैं लेकिन विधानसभा चुनाव में पार्टी हार जाती है? क्यों छिंदवाड़ा में ऐसा होता है? पहली बार अपवाद है कि 7 सीटें छिंदवाड़ा की कांग्रेस ने जीती है, नहीं तो हमेशा कमलनाथ लोकसभा चुनाव जीतते थे, बीजेपी विधानसभा चुनाव। तो एक तरह से लगता है कि कई बड़े नेताओं ने एक अंदर खाने सेटिंग कर रखी है कि तुम हमारी जय करो, हम तुम्हारी जय करें, तुम लोकसभा में हमारा साथ दो, विधानसभा में तुम्हारा साथ दे। ऐसे में ठगा जो जाता है वो कार्यकर्ता जाता है, वो सड़क पे लड़ाई लड़ता है विपक्षी कार्यकर्ताओं के साथ, वो झंडे बैनर लगाता है, वो दरी उठाता है, लेकिन रात को दोनों दलों के नेता आपस में बात करते हैं। अगले दिन ये होता है कि एक पार्टी का आदमी विधायक के लिए सुरक्षित हो जाता है, दूसरा सांसद के लिए। बिल्कुल, ये बहुत ही सोच का विषय है जनता के लिए भी और उस कार्यकर्ता के लिए भी जो एक पार्टी के लिए काम कर रहा है। यहाँ जुबेर जी, अगर मैं ये समझना चाहूँ कि कार्यकर्ता आगे बढ़ना चाहता है, अपने नेताओं से जुड़ना चाहता है, जब वो मंच पर पहुंचते हैं उन तक पहुंचने की कोशिश भी होती है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो हमने पिछले कुछ समय पहले देखा था, नूरी खान जब सिंधिया जी वहां पहुंचे थे तो वो मंच पर थी, लेकिन उनकी कुर्सी को नीचे उतरवा दिया गया था कि आप नीचे बैठिए, यहाँ कुछ विशेष लोग बैठेंगे। तो
जब बढ़ना भी चाहते हैं तो ये बड़े नेता बढ़ने नहीं देते हैं। तो जाहिर सी बात है जब ये छोटे कार्यकर्ता जागरूक हो गए तो ये कार्यकर्ताओं की पार्टी कहने वाले लोगों को वाकई घुटनों पर आ जाना पड़ेगा कार्यकर्ताओं के लिए। जाहिर सी बात है, जब अगर आप किसी को बढ़ा के, चाहे हम अपने भोपाल उत्तर से ही देख लें, उत्तर विधान आरिफ अकील लगातार वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ से कोई दूसरा नेता उन्होंने खड़ा नहीं किया। बड़ी मुश्किल से आरिफ मसूद दूसरी लाइन में आए, जब मध्य से उनको टिकट मिला, अब जाके दूसरा नेता भोपाल से खड़ा हुआ है। नूरी खान की बात करें तो ये जो बड़े नेता होते हैं, जो कार्यकर्ता होते हैं, उनको किसी को मंडल अध्यक्ष बना दिया, किसी को जिला अध्यक्ष बना दिया, किसी को प्रवक्ता बना दिया, किसी को संगठन सचिव बना दिया, या संगठन में पद देकर इनको संतुष्ट कर देते हैं। लेकिन जब टिकट की बात आती है, जब मंत्री पद की बात आती है, तो अपने परिवारजनों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। विधायक की बात कर लें, पार्षद की बात कर लें, निगम मंडल, खास तौर से निगम मंडलों की भी बात कर रहे हैं, तब भी ये अपने रिश्तेदारों, अपने जो परिवार के सदस्य, उनको आगे बढ़ाते हैं। लेकिन जो कार्यकर्ता, आम कार्यकर्ता होते हैं, जो जैसे मनोज जी ने कहा कि दरी उठाना से लेकर, झंडे बैनर लगाने से लेकर, पोस्टर लगाने से लेकर, और चुनाव प्रचार से दिन रात गला फाड़कर चुनाव प्रचार करने से लेकर, जो कार्यकर्ता करते हैं, जो संगठन के लिए जो अहम भूमिका निभाते हैं किसी भी उम्मीदवार को चुनाव जिताने में, उनको क्या मिलता है आखिर में? किसी संगठन में मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, महामंत्री, उपाध्यक्ष, यहाँ तक ले जाकर उनको संतुष्ट करने की कोशिश की जाती है। यानी सपने कार्यकर्ता या जो भी नेता है वो बड़े देखता है, अंततः उसे चाहे विधानसभा चुनाव हो, देखता तो मंत्री पद है कि मंत्री की कुर्सी उसे मिल जाएगी, लेकिन उसे मिलता सिर्फ विधायक तक का सपना है, विधानसभा तक का सपना हो जाता है, क्योंकि पार्टी उसे उतना आगे बढ़ाती ही नहीं है। यही अगर बात करूं मैं शास्त्री सर सिंधिया जी की, सिंधिया जी ने जोर शोर से पूरी ताकत लगा दी, एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था विधानसभा चुनाव में। उन्हें भी सपना था कि वो शायद मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन पार्टी ने बड़े ही अच्छे से उन्हें दिल्ली की राजनीति में आगे बढ़ा दिया, और वो अब अंदर खाने संतुष्ट नहीं है, लेकिन बाहर से यही दिखाते हैं कि हाँ वो अब देश की राजनीति में आगे बढ़ चुके हैं, केंद्र की राजनीति में आगे बढ़ चुके हैं। तो ये जब बड़े नेताओं के साथ हो रहा है तो छोटे नेता क्यों नहीं? जाहिर है जब बड़े नेताओं के साथ इस तरह की चीजें हो रही हैं तो छोटे नेताओं के साथ क्यों नहीं होंगी, होंगी ही, और होना भी स्वाभाविक है। इसलिए क्योंकि देखिए, मैंने कहा ना कि जब तक ये सिस्टम नहीं बदल जाता है, सिस्टम में बदलाव असल में चुनाव प्रणाली में है। चुनाव प्रणाली जब तक नहीं बदलती है और चुनाव प्रणाली खर्चीली होने के बजाय जनोन्मुखी नहीं बन जाती है, तब तक ये परेशानियां बनी रहेंगी। जब आम आदमी चुनाव लड़ने की स्थिति में आ जाएगा तो इस तरह की परेशानी से निजात अपने आप मिल जाएगी। पारुल जी, मनोज सर, जिस तरह से शास्त्री सर ने भी बताया कि फॉर्मेट बदलना चाहिए, पार्टियों को सोच बदलनी चाहिए, क्योंकि अभी तक सिर्फ जीत एक मंत्र है जिसे हासिल करने के लिए किसी भी तरह से पार्टियां कोशिश करती हैं कि बस जीतना है उन्हें। प्रत्याशी कौन है, किसे वो टिकट दे रहे हैं, इससे कोई सरोकार नहीं। अगर वो जिताऊ उम्मीदवार है, जैसे कि सभी नेता अपने बयानों में भी कहते हैं, अगर जिताऊ उम्मीदवार है तो उसे टिकट दिया जाएगा, फिर वो किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो या फिर उसका बैकग्राउंड क्या रहा हो। अगर हम क्राइम रिकॉर्ड भी देखें तो ऐसे कई विधानसभा में भी बैठे हुए विधायक है जिनका क्राइम रिकॉर्ड क्या कहता है। अभी जो टिकट मिलेंगे उनको भी हम टटोल लेंगे, लेकिन फर्क यही है कि क्या फॉर्मेट बदलने की जरूरत है, क्योंकि जब सांसद की गद्दी संभालेंगे ये तमाम नेता, फिर भूल जाएंगे कि जो कार्यकर्ता उनके लिए घर घर पहुंचकर प्रचार प्रसार कर रहा था, पोस्टरों को चिपका रहा था, हाथ जोड़कर वोट की अपील कर रहा था, वो अब कहां है। निश्चित रूप से फॉर्मेट बदलना चाहिए। शास्त्री जी ने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि इतना खर्चीला चुनाव है। और दूसरी एक बात और भी है कि अगर जो जिताऊ उम्मीदवार की बात सारी पार्टियां करती हैं, लेकिन वो जिताऊ कैंडिडेट किसी नेता का बेटा ही क्यों है, उसकी पत्नी क्यों, उसकी सास क्यों, उसका देवर क्यों, उसका भाई क्यों, कोई आम कार्यकर्ता क्यों नहीं। जैसे मैंने कहा कि जो बड़े नेता वो जिम्मेदारी लें कि मेरी जो संसदीय क्षेत्र है वो जिम्मेदारी ले कि मैं अपने क्षेत्र में 4 कार्यकर्ताओं को टिकट दिलाऊंगा और उनकी जिताने की जिम्मेदारी मैं लूंगा, चाहे खर्चे से लेके उसके प्रचार प्रसार से लेकर हो। तो निश्चित रूप से सिस्टम बदलता हमको दिखाई देगा, क्योंकि जितना कम खर्चा होगा, नए लोग सामने आएंगे तो एक तरह से नई राजनीति की वो पहल करेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि जितने जो पुराने, खासतौर से बीजेपी ने जो क्राइटेरिया बनाया है, जिसको लेकर हालांकि काफी आलोचना हो रही है, लेकिन अगर 91 साल के अडवाणी जी हैं तो निश्चित रूप से उनको 91 साल की उम्र में घर बैठना चाहिए। 85 साल के मुरली मनोहर जोशी हैं तो निश्चित रूप से उनको घर बैठना चाहिए। नानाजी देशमुख जैसे उनकी पार्टी के बड़े नेता हुए हैं, जिन्होंने एक उम्र के बाद वो गए, उन्होंने चित्रकूट में लोगों की, वनवासियों की सेवा करने के लिए एक बड़ा संसाधन जुटाए, एक बड़ा विश्वविद्यालय खोला, अस्पताल खोला। ये प्रेरणा उनसे नहीं लेते हैं। हमने देखा कि ज्ञान सिंह का टिकट कट गया,
सांसद का, तो वो कहते हैं पार्टी दीनदयाल वाली नहीं रही। दीनदयाल उपाध्याय की या श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, अटल जी की पार्टी में कोई नेता टिकट के लिए ऐसा नहीं करता था। उनको मंत्री भी रहना था, सांसद रहते भी उन्होंने मंत्री पद नहीं छोड़ा, बेटा विधायक बन गया। और अब टिकट कटता है 70 साल की उम्र में, तो कहता पार्टी पुरानी नहीं रही। अशोक अरगल की बात करें, 4 बार उनके पिताजी सांसद रहते हैं, वो खुद सांसद रहते हैं, इसके बाद उनको पार्टी महापौर बना देती है, लेकिन उन्हीं को सांसद बनना है, वो टिकट नहीं मिलता तो पार्टी दीनदयाल उपाध्याय की पार्टी नहीं, अटल जी की पार्टी नहीं रही। तो अटल जी, दीनदयाल या कुशाभाऊ ठाकरे ने तो पूरा एक संगठन बनाया, सेकंड लीडरशिप तैयार की, जो हम पूरे देश में देख रहे हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो या बाकी तमाम सारे नेता हो, वो उसी सेकंड लाइन का नतीजा है। छत्तीसगढ़ में सर अच्छी पहल हुई है, बिल्कुल निश्चित रूप से सारे नए टिकट का उन्होंने नए चेहरों को टिकट दिया। यहाँ तक कि जो मुख्यमंत्री थे पूर्व रमन सिंह, उनके बेटे अभिषेक सिंह का भी टिकट उन्होंने काट दिया है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जो वंशवाद जब तक ऊपर, जैसे अब नीचे का अगर नहीं हो रहा है तो केंद्रीय नेतृत्व को इस पर विचार करना चाहिए, लेकिन वहां भी जो लोग बैठे हैं वो भी ये चाहते हैं कि राज्यों में उनके लोग ज्यादा से ज्यादा जीते, ताकि वो उनके हिसाब से काम करें, उनके हिसाब से चलें। जुबर सर, जल्दी से छोटा सा रिएक्शन आपका भी। अब थोड़ा सा बदलाव बीजेपी में दिख रहा है, लेकिन कांग्रेस वहीं की वहीं दिख रही है। नहीं, जिस तरह से बीजेपी में बदलाव आया, उस तरह कांग्रेस में भी बदलाव आया। हमने देखा कि पिछले विधानसभा चुनाव में काफ़ी नए चेहरे चुनाव मैदान में उतारे थे कांग्रेस ने, जिसका फायदा भी कांग्रेस को मिला। अब लोकसभा में जो अभी 9 सीटें डिक्लेयर करी हैं, उसमें मीनाक्षी नटराजन एक ऐसा चेहरा है, पिछली बार हार गई थी, लेकिन उनका कोई किसी परिवार से, वंशवाद से उनका ताल्लुक नहीं है। जीतू पटवारी की बात करें, वो भी किसी वंशवाद से ताल्लुक नहीं रखते, लेकिन अभी जो 20 सीटें उसको डिक्लेयर करना कांग्रेस को, उसमें भी ये उम्मीद की जा रही है कि नए चेहरे आएंगे। हम अगर बात करें एक राजू टेकाम की, एक नया 28 साल के युवा आदिवासी है, उसको उन्होंने उम्मीदवार बनाया। तो कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी की सोच है वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा चेहरों को मौका दिया जाए, फ्रेश चेहरों को मौका दिया जाए। लेकिन लोकसभा में अभी ये फंस गया है मैटर, वो इसलिए फंस गया है क्योंकि उनके पास नाम ही नहीं है। या तो कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ होंगे, शिवराज की पत्नी साधना सिंह होंगी, या फिर नंद कुमार सिंह चौहान के पास कोई फेस ही नहीं है, उनके सामने कोई फेस ही नहीं है कांग्रेस के पास, क्योंकि वहां से किसी को उभरने ही नहीं दिया। तो कई और कारण है जो लोकसभा में जी सर, कई और कारण है जो लोकसभा के चुनाव में हमें देखने को मिलेंगे कि आखिर कहां बैकफुट पर कौन सी पार्टी रह गई। बिल्कुल आएंगे, बदलाव का मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों का समय देने के लिए। तो हम बात कर रहे थे आज उन मुद्दों पर कि आखिर क्यों छोटे कार्यकर्ताओं की अनदेखी होती है, क्यों वो कार्यकर्ता पीछे छूट जाता है, जो चुनाव में कहीं ना कहीं जीत का कारण होता है। क्योंकि नेता तभी बनते हैं जब उसके पीछे टीम होती है, और जब उस टीम को ही अनदेखा कर दिया जाए और वही टीम जब अपना अगर बदला लेने को उतारू हो जाए तो नेता की क्या हालत होती है ये समझा जा सकता है। अगर बात करें हम सीटों की, तो कई ऐसी सीटें हैं जहां वंशवाद मजबूरी हो जाएगी कुछ पार्टियों के लिए। अगर कमलनाथ है तो नकुलनाथ के अलावा वहां कोई फेस नहीं है। अगर हम सीधी की बात करें तो अजय सिंह के अलावा कोई बड़ा फेस नहीं है। बीजेपी के पास नंद कुमार सिंह चौहान है, लेकिन कांग्रेस के पास बड़ा फेस नहीं है। तो मजबूरी भी हो जाएगी कहीं कहीं वंशवाद को आगे बढ़ाना भी, क्योंकि चेहरे को पनपने ही नहीं दिया जिस क्षेत्र में। तो आगे क्या करेंगी ये पार्टियां, ये देखने का विषय होगा। फिलहाल सत्ता का महासंग्राम में इतना ही, और खबरों के लिए आप देखते रहें अनादि टीवी।